नमस्कार। एमए हिंदी के पाठ्यक्रम एमएचडी 4 यानी नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित इस वीडियो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको इस पाठ्यक्रम में शामिल नाटक आधे अधूरे पर विचार करेंगे। आज का विषय है आधे अधूरे में यथार्थ। जैसा कि आप जानते हैं, ये नाटक मोहन राकेश का तीसरा नाटक है और 1969 में इसे खेला गया था पहली बार। उसी समय इसे लिखा गया था, उसके बाद में प्रकाशित हुआ और ये काफ़ी लोकप्रिय नाटक है। इससे पहले वे 2 नाटक और लिख चुके थे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर आधारित है और लहरों के राजहंस भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध जिसे कह सकते हैं, उनके भाई नंद के जीवन पर आधारित है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पहले के दोनों नाटक उन्होंने ऐतिहासिक विषयों पर लिखे, लेकिन ये जो तीसरा नाटक है ये समकालीन यथार्थ पर है। यानी कि उस समय जब नाटक लिखा गया, कमोबेश उसके आसपास का ही यथार्थ हमारे सामने इस नाटक के माध्यम से आता है। इसकी कहानी जो है वो दिल्ली पर केंद्रित है, दिल्ली पर आधारित है। और दिल्ली आप जानते हैं कि भारत की राजधानी रहा है, भारत की राजधानी है। और यहाँ पर मध्य वर्ग का जीवन किस तरह का था छठे दशक में, उसको एक तरह से हम छठे सातवें दशक में उसको हम इस नाटक का विषय के रूप में देखते हैं। यह कहानी महेंद्र नाथ और सावित्री इनके परिवार की कहानी है। महेंद्र नाथ पति है और सावित्री उनकी पत्नी है और उनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है बिन्नी, उससे छोटा बेटा है अशोक और उस सबसे छोटी जो है एक और बेटी है जिसका नाम है किन्नी। किन्नी जो है वो 11-12 साल की है और स्कूल में पढ़ती है। अशोक पढ़ाई छोड़ चुका है, कहाँ तक पढ़ा है ये नहीं मालूम, लेकिन शायद उसने स्नातक भी नहीं किया है। लेकिन उसकी माँ उसके लिए नौकरी की तलाश कर रही है। बड़ी बेटी जो है बिन्नी, उसकी शादी हो चुकी है और उसने अपनी मर्जी से एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेम विवाह किया है। लेकिन उसका परिवार भी बहुत कहना चाहिए कि वो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत संतुष्ट नहीं है और बार बार अपने माता पिता के यहाँ आती है। इस तरह से यह परिवार है, लेकिन इस परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहले महेंद्र नाथ की चर्चा करें हम। महेंद्र नाथ जो सावित्री का पति है, उसने कुछ अरसा पहले एक व्यवसाय शुरू किया था अपने मित्र जुनेजा के साथ, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुआ और उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। और उस नुकसान उठाने के बाद में वह एक तरह से कोई काम नहीं कर रहा है, एक तरह से वह घर पर बैठा हुआ है। पत्नी सावित्री जो है वो किसी ऑफिस में काम करती है, नौकरी करती है और उसी की आय से पूरा घर चलता है। बेटी की शादी हो चुकी है, छोटी बेटी पढ़ रही है, बेटा जो है वो पढ़ाई छोड़ चुका है और उसकी नौकरी की तलाश है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो 5 लोग हैं, ये 5 लोगों के बीच का जीवन जो है वो कुछ समस्याओं से ग्रस्त है। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो आर्थिक समस्या है, क्योंकि एक ही स्त्री जो निश्चित रूप से कोई बड़े पद पर नहीं है, जैसा कि नाटक को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि वो किसी बड़े पद पर नहीं है और वो ये चाहती है कि उसकी जो आय है उस आय में बढ़ोतरी हो। लेकिन वो बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब उसका पति कुछ करे या बेटा नौकरी करे। पति कुछ करता नहीं। अब तो वह एक तरह से कह सकते हैं कि सावित्री अपने पति कुछ करेगा इसकी आशा भी छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अशोक नौकरी करना चाहता है शायद, लेकिन नौकरी के लिए उसकी माँ जो प्रयत्न कर रही है उस प्रयत्न में उसकी कोई मदद नहीं मिलती। जैसे कि वो सिंघानिया उसका जो बॉस है सावित्री का, वह उस सिंघानिया को घर पर चाय पर बुलाती है, उससे
अपने बेटे का परिचय करवाती है। वो चाहती है कि बेटा वो उससे अच्छी तरह से बात करे, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति है और उसे कहीं ना कहीं नौकरी दिला सकता है। लेकिन अशोक को वो आदमी पसंद नहीं है, और आदमी पसंद नहीं है इसलिए, सिंगानिया पसंद नहीं है इसलिए वो उससे बहुत ही रूखे ढंग से व्यवहार करता है। और इस तरह से जो उसकी माँ की कोशिश है नौकरी दिलाने की, वो एक तरह से कामयाब नहीं होती। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक तरफ पति है जो कुछ काम नहीं करता, कभी व्यवसाय किया था, उस समय घर की स्थिति भी अच्छी थी, लेकिन लगता है कि व्यवसाय के लिए जितनी चतुराई की, जितनी समझदारी की ज़रूरत थी, वो शायद उस महेंद्रनाथ में नहीं थी। या हो सकता है कि कुछ अन्य कारण हो, जिसकी ओर संकेत इस रूप में दिया गया है कि जिस व्यक्ति के साथ, जुनेजा के साथ उसने व्यवसाय किया, उसने शायद उसके साथ में धोखाधड़ी की है। हालांकि ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है, संकेतों के माध्यम से कही गई है, लेकिन महेंद्रनाथ ऐसा नहीं मानता। महेंद्रनाथ जुनेजा को अब भी अपना मित्र मानता है और वो उस पर मानसिक रूप से भी बहुत निर्भर है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उस परिवार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो वास्तव में आर्थिक समस्या है। एक तरह से आर्थिक संकट है जिससे वो जूझ रहे हैं। छोटी बेटी पढ़ाई कर रही है, किसी समय जब आर्थिक स्थिति अच्छी थी तो उसे एक अच्छे स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया गया, लेकिन अब उस परिवार की दशा बहुत अच्छी नहीं है और इसका असर भी उस बच्चे पर पड़ रहा है। बेटा जो है वो चूँकि जितनी पढ़ाई उससे करनी चाहिए जिससे कि अच्छी नौकरी मिले, वह नहीं कर सका है, इसलिए उसकी माँ को यही लगता है कि कहीं से सिफारिश से कोई नौकरी मिल जाए तो घर में आमदनी बढ़े। और बेटी जिसने कि अपनी माँ के मित्र मनोज के साथ शादी की थी, वह भी अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह से इस असंतोष के पीछे बुनियादी कारण जो है वो एक तरह से आर्थिक ही है। आर्थिक कारण ही है जो कि पूरे नाटक के दौरान में हमारे सामने आते हैं। उस आर्थिक संकट के कारण ही और दूसरी तरह की समस्याएं भी पैदा हुई है। उसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो महेंद्रनाथ की है कि महेंद्रनाथ कुछ करता नहीं है और उसे अब सावित्री को ये उम्मीद नहीं है कि वो कुछ करेगा। उसे सारा बोझ खुद उठाना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि स्त्री भारत जैसे देश में जहाँ पर स्त्रियाँ जब नौकरी करने लगी है तो उसे घर बार अपना घर का, परिवार का जो बोझ है वो भी उठाना पड़ता है और नौकरी की जो जिम्मेदारी है उसे भी पूरी करनी होती है। तो एक तरह के दोहरे बोझ से वह ग्रस्त रहती है और उसके कारण जिस तनाव की स्थिति में से गुजरती है वो हमें सावित्री दिखाई देती है। यहाँ पर गौर करने की बात जो है, यह जो परिवार हमारे सामने आता है, यह परिवार एक तरह से वह परंपरागत परिवार नहीं है जो हमें इससे पहले की कहानियों में, पहले के उपन्यासों में दिखाई देता था। ये एक आधुनिक परिवार है, एक बदलता हुआ समाज में एक नए तरह का परिवार है। सबसे पहली विशेषता इसकी यह है कि ये संयुक्त परिवार नहीं है, यह एकल परिवार है जिसमें पति, पत्नी और बच्चे, उसमें कोई दादा दादी नहीं है, भाई नहीं है, भाइयों की बहुएं नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। जो एक बड़ा 20, 25, 30 लोगों का परिवार होता था वैसा परिवार नहीं है, बल्कि एक छोटा परिवार है, एकल परिवार है, पति पत्नी हैं और बच्चे हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क है कि ये नाटक जो है एकल परिवार पर आधारित है और एकल परिवार के समस्याएं हमारे सामने आती है। दूसरी चीज़ जो है कि इस नाटक के अंदर जो छठे दशक का हिंदुस्तान जिसमें दिखाया गया है, महानगर दिखाया गया है, उसमें स्त्री नौकरी करती है और वह शिक्षित है, जाहिर है शिक्षित है, जिसकी वजह से ही उसे नौकरी मिल रही है और नौकरी मिलने की वजह से ही उसका घर के बाहर का एक जीवन है।
जहाँ पर उसके अपने मित्र भी है, जैसे जगमोहन उसका मित्र है, जुनेजा जो उसके पति का मित्र है वो उसका भी मित्र है। इसी तरह से और मनोज जिससे उसकी बेटी शादी कर लेती है वो भी उसका मित्र था। तो एक तरह से आप देखेंगे कि घर परिवार के बाहर भी स्त्री का एक दायरा बन रहा है। वो दायरा इसी कारण से बन रहा है क्योंकि वह शिक्षित है और वह घर से बाहर जाती है नौकरी करने के लिए। तो यह एक आधुनिक परिवार है जहाँ पर न केवल वो एक एकल परिवार है बल्कि एक ऐसा परिवार है जहाँ पर स्त्री स्वावलंबी भी है, न केवल स्वावलंबी है बल्कि अपने परिवार के आर्थिक बोझ को, उस परिवार की पूरी जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता रखती है। अफसोस यही है, जो वो बार बार कहती भी है, अफसोस यही है कि इस जो बोझ वो दोहरा बोझ उठा रही है उस बोझ में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। न उसका पति कोई मदद करता है, न उसका बेटा कोई मदद कर रहा है। और यही नहीं बल्कि कई तरह के मानसिक तनावों से उसे गुजरना पड़ता है और वो मानसिक तनाव अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को लेकर है। और इसीलिए क्योंकि पति नाकारा है, बेटा भी काम नहीं कर रहा है, वो भी निकम्मा बैठा हुआ है, बस बैठे बैठे फिल्म एक्टरों की तस्वीरें काटता रहता है। और बेटी जो है, सबसे छोटी बेटी है, वो भी बहुत ही कहना चाहिए कि उद्दंड किस्म की हो गई है। तो इस तरह से परिवार बहुत कहना चाहिए कि परिवार का माहौल जो है बहुत ही तनावपूर्ण है। परिवार विघटन की ओर बढ़ रहा है और ये आधुनिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो एक तरह से उस परिवार को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस रूप में अगर देखें तो ये जो नए तरह का जीवन बन रहा है महानगरों में, जो बन रहा था 5वें 6ठे दशक में, 7वें दशक में, उसकी कहानी हमारे सामने आती है। उसमें नए तरह के संबंध हमारे सामने आते हैं। आप देखेंगे कि एक परंपरागत परिवार में पुरुष मुखिया होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पुरुष मुखिया नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री मुखिया हो गई है, स्त्री मुखिया नहीं हो गई है, लेकिन पुरुष का जो परिवार में वर्चस्व होता था वो वर्चस्व अब नहीं है। और इस बात को महेंद्र नाथ कहता भी है कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। वो अपनी हैसियत की बात इसीलिए कहता है क्योंकि हैसियत उसकी नहीं है, और वो नहीं है इसलिए क्योंकि वो कोई काम नहीं करता, वो अपनी पत्नी की कमाई पर निर्भर है। और इससे उसके मन में कई तरह की कुंठाएं पैदा हो गई है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि ये नए तरह के संबंध, स्त्री पुरुष के संबंध है। यहाँ पर स्त्री जो है पुरुष के मातहत नहीं है, वह उसके अधीन नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्रता जो है सावित्री के पूरे व्यक्तित्व में रिफ्लेक्ट होती है, हालांकि वो बहुत ही तनावग्रस्त रहती है। एक और चीज़ हम देखते हैं कि सावित्री जो है वो इस परिवार के बोझ से काफ़ी परेशान है, तंग आ चुकी है और वो इससे मुक्त होना चाहती है। इस मुक्त होने के लिए वह अपने परिवार के बाहर सहारा ढूंढती है। उस सहारे के रूप में उसका मित्र जगमोहन है, वो उसकी तरफ अपेक्षा से देखती है। उसे उम्मीद है कि जगमोहन उसे इस संकट से निकालेगा, लेकिन जगमोहन भी उसकी कोई मदद नहीं करता। जगमोहन भी इस नाटक में हमारे सामने आता है। आप देखेंगे कि ये नाटक जो है जिस परिवार में जिस सावित्री महेंद्र नाथ के घर में चलता है, उसके ड्राइंग रूम में ही सारी घटनाएं घटित होती है। और इसमें एक ही अंक में सब कुछ हमारे सामने आता है। उस ड्राइंग रूम में ही समय समय पर पात्र आते जाते रहते हैं। कभी पत्नी आती है, कभी पति आता है, कभी बड़ी बहन आती है, कभी छोटी बहन आती है, कभी भाई आता है, कभी बाहर से मेहमान आते हैं, सिंघानिया आता है, जुनेजा आता है, जगमोहन आता है। तो इस तरह से वो एक तरह से जो बैठक है वो बैठक ही सारी घटनाओं, सारी गतिविधियों, सारी हलचलों का केंद्र है और पूरा नाटक उसी में घटित होता है और उसी के माध्यम से हमारे सामने सब कुछ सामने आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये नाटक जो है, इस नाटक में
जो सामाजिक यथार्थ हमारे सामने आ रहा है वो मध्य वर्ग का सामाजिक यथार्थ है। यह मध्य वर्ग जो है नए तरह का मध्य वर्ग है। नए तरह का इस तरह से कि यह परंपरागत मध्य वर्ग नहीं है, यह महानगर का मध्य वर्ग है। इनका जीवन शैली जो है वो आधुनिक है। इनकी समस्याएं वो नहीं हैं जो कि एक परंपरागत परिवार की होती थी, जिसमें धर्म की भी भूमिका होती थी, रीति रिवाजों की भूमिका होती थी, रूढ़ियों की भूमिका होती थी, पारिवारिक संबंधों की भूमिका होती थी। यहाँ पर परिवार एकल परिवार है और जो संबंध है वो उन्हीं के बीच में केंद्रित है, और जो बाहर के लोग हैं वो भी एक रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरी कहानी को सामने लाने में। तो इस तरह से आप देखेंगे कई धरातलों पर ये चलती है और हमारे सामने यथार्थ के कई रूप सामने आते हैं। इस रूपों में एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो है स्त्री पुरुष संबंधों का। परिवार के संबंधों की बात मैं कर चुका हूँ आपके सामने। निश्चित रूप से स्त्री पुरुष संबंध की जब हम चर्चा करेंगे तो केवल स्त्री और पुरुष की चर्चा नहीं करेंगे, यानी पति पत्नी के संबंधों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि पति पत्नी के जो संबंध अपने दायरे से बाहर के हैं उस पर भी हम अगले बिंदु में बातचीत करेंगे। और इसके माध्यम से हमारे सामने स्त्री पुरुष के बदलते संबंध भी सामने आएंगे। आधे अधूरे में स्त्री पुरुष संबंधों के कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। पति पत्नी के स्त्री पुरुष संबंध के रूप में भी महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच का संबंध जो है वो तो एक तरह से कहना चाहिए कि पूरे नाटक में फैला हुआ है। उसके जो भी सावित्री के माध्यम से हमारे सामने आता है, या उनके बच्चों के माध्यम से, या खुद महेंद्रनाथ के माध्यम से, या जुनेलिया के माध्यम से, तो एक तरह से पति पत्नी के संबंधों में जो तनाव है वो तनाव हमारे सामने आता है। और वो तनाव क्यों है? तनाव इसलिए है क्योंकि परिवार को चलाने का पूरा दायित्व जो है वो स्त्री पर है। उसे 5 जनों का परिवार चलाना है और वह अकेली कमाने वाली है। और यही नहीं कि उसे परिवार चलाना है, बल्कि उसे घर की भी देखभाल करनी है, अपने 3 बच्चों की भी देखभाल करनी है। तो इस तरह से वो एक तनाव की स्थिति में से गुजर रही है। और ऐसे में स्त्री जब बाहर नौकरी करती है और घर भी संभाल रही है तो अपने पति से कई तरह की अपेक्षा करती है। सबसे बड़ी अपेक्षा तो यह करती है कि भाई वह भी कुछ कमाएगा, कमा कर लाएगा और घर में मदद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। महेंद्रनाथ जो है कुछ कमा कर नहीं लाता, कभी व्यवसाय किया था, उस व्यवसाय में नाकामयाब रहा और अब घर पर बैठा हुआ है और एक नाकामयाब व्यक्ति के तौर पर बैठा है, पत्नी पर बोझ बना हुआ है। और इस बात का एहसास सावित्री को है कि उसका पति कुछ नहीं करता। ये उसकी न केवल इस कारण से आर्थिक समस्या है, बल्कि एक तरह की सामाजिक समस्या भी है, क्योंकि उसे लगता है कि समाज में जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो प्रतिष्ठा उसके पति के कारण कम हो रही है। तो पति पत्नी के जो ये संबंध है, ये संबंध हमें कई रूपों में देखने को मिलते हैं कि पति पत्नी के संबंध इस रूप में भी कि बच्चों के प्रति वो अपने कर्तव्य का पालन कितना कर पा रहे हैं। तो इस रूप में देखेंगे तो जाहिर है कि पिता कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसका प्रभाव बच्चों पर भी है। बच्चे पिता की बिल्कुल चिंता नहीं करते, वो पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर है और माँ से ही वार्तालाप करते हैं। और जब उनके बीच में जब स्थितियाँ बेहतर थी, जब आर्थिक स्थितियाँ बेहतर थी, तब संबंध भी बेहतर थे। और जब ये आर्थिक स्थितियाँ बदतर होती गई तो उनके संबंध भी खराब होते गए। बड़ी बेटी के हवाले से कहा गया है कि माँ बाप के बीच में लड़ाई होती थी, मारपीट होती थी, उसकी माँ को जो है महेंद्रनाथ पीटता भी था। तो ये सब स्थितियाँ भी थी। तो ये कोई आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि बहुत ही कहना चाहिए कि खराब स्थितियाँ थी। और आज उस सब के बावजूद स्थिति यह हो गई है कि महेंद्रनाथ एक बहुत ही नाकामयाब, कुंठित, टूटा हुआ व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आता है। और उसकी तुलना में निश्चित रूप से सावित्री जो है एक बेहतर स्थिति में है। लेकिन
ये जो बोझ है पूरे परिवार का, इस बोझ से उससे वो मुक्त होना चाहती है। वो जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना चाहती, जिम्मेदारी तो वो निभा रही है, लेकिन उसे जो एक खालीपन महसूस होता है, जो उसे अधूरापन महसूस होता है, उस अधूरेपन से वो मुक्त होना चाहती है। और यह अधूरापन उसे केवल अपना ही अधूरापन नहीं महसूस होता है। वो जुनेजा से बात करते हुए कहती है कि आदमी किस लिए शादी करता है, कि अपने अधूरेपन को दूसरे के साथ बांट कर एक तरह से एक संपूर्णता का एहसास करना। लेकिन वह महेंद्रनाथ के साथ उसे वह संपूर्णता महसूस नहीं होती। उसे लगता है कि उसका पति जो है आधा भी है, अधूरा भी है, और वह अधूरापन जो है उसे अपने अंदर भी महसूस होता है। और इस अधूरेपन से मुक्ति पाने के लिए वो दूसरे पुरुषों के पास जाती है, जगमोहन के पास जाती है, सिंघानिया के पास जाती है, जुनेजा से के पास जाती है, शिवजीत है, मनोज है। लेकिन वहाँ पर भी उसे यही लगता है कि ये ही अधूरेपन के ही अलग अलग रूप हैं। जो अधूरापन महेंद्रनाथ में है वो कुछ बदले हुए रूप में दूसरे पुरुषों में भी दिखाई देता है। तो सारे जो पात्र हैं वो आधे भी हैं और अधूरे भी हैं, यानी कि इनकम्प्लीट भी है, और एक तरह से कहना चाहिए कि वो उसके अधूरेपन को, सावित्री के अधूरेपन को भी न केवल उसे किसी तरह से उस अधूरेपन से वो अपने को मुक्त नहीं कर पाती, बल्कि वो उसके अंदर और ज़्यादा बेचैनी पैदा करते हैं और ज़्यादा तनाव पैदा करता है। तो यह एक रूप है। दूसरी चीज़ यह है कि पहली बार इस नाटक में हमारे सामने एक ऐसी स्त्री आती है जो सिर्फ अपने को पति के संदर्भ में ही नहीं देखती है, बल्कि दूसरे पुरुषों के संदर्भ में भी देखती है। और उसके पास ये विकल्प है कि वो चाहे तो अपने परिवार से मुक्त हो सके, और वो उसके लिए प्रयत्न भी करती है। ये और बात है कि वह उससे मुक्त नहीं हो पाती। यह एक नई तरह की स्त्री है जो यह नहीं मानती कि उसे अपने परिवार से, अपने पति से बंधे ही रहना है। वह उसे मुक्त होना एक विकल्प के रूप में उसके जीवन में है। यह और बात है कि वह उस विकल्प को आजमा नहीं पाती, क्योंकि वो विकल्प ऐसे नहीं है जो कि उसे आश्वस्त कर सके, उसके अधूरेपन से उसको मुक्त करा सके। तो स्त्री पुरुष संबंध हमारे सामने बिल्कुल नई तरह के आते हैं। यह आधुनिक समाज है जो कि इसके माध्यम से हमारे सामने आता है, और यह आधुनिक समाज जो है वही आधुनिक समाज इसमें प्रस्तुत किया गया है। ये सवाल ज़रूर उभर सकता है कि इसमें जो संबंध बताए गए हैं, ये पूरा परिवार जिस तरह से संकटग्रस्त बताया गया है, जिसमें आशा की कोई किरण नज़र नहीं आती। आप देखेंगे कि सभी चरित्र जो हैं इसमें, परिवार के पांचों चरित्र हैं, वो संकटग्रस्त है। वो उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। बड़ी बेटी है तो वो अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट है, माँ है तो वो भी अपने विवाहित जीवन से असंतुष्ट है, छोटी बेटी जो है वो चूँकि उसकी तरफ परिवार में कोई ध्यान देने वाला नहीं है, भाई है तो हर समय उसे डांटता रहता है, तो वो भी एक तरह से बिगड़ती जा रही है। तो वो बिगड़ने का कारण ही यही है क्योंकि सभी जो है वो परिवार के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो शांति से चीज़ों को देखे, समझे और सुधारने की कोशिश करे। हर एक व्यक्ति जो है अपने को केंद्र में रखकर बाकी चीज़ों को देखता है, चाहे वो सावित्री हो, चाहे महेंद्रनाथ हो, चाहे बाकी बच्चे हों। और यही चीज़ जो है वो इस नाटक की सीमा को हमारे सामने बताता है। नाटक की सीमा इस रूप में कि इसमें आशा की कोई किरण नहीं नज़र आती, बल्कि एक मायने में इस अर्थ में वो गलत भी है कि ऐसा लगता है जैसे आधुनिक जीवन शैली जो है वो समस्याग्रस्त ही होगी। दूसरी चीज़ यह है कि मोहन राकेश के तीनों नाटकों में स्त्री पुरुष संबंध को केंद्र में रखा गया है। वो इस रूप में कि आप देखेंगे कि आषाढ़ का एक दिन में भी मल्लिका और कालिदास के बीच में जो संबंध है उसमें भी कालिदास जो है
पुरुष पात्र जो है वो स्त्री के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। जब उसे राजा के यहाँ से बुलावा आता है तो वो मल्लिका के प्यार को पीछे छोड़कर चला जाता है। वो कहता भी है कि उसने हमेशा यहीं के जीवन को अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो मल्लिका को पीछे छोड़ जाता है। इसी तरह से नंद और सुंदरी को इस बात का गर्व है कि उसके सौंदर्य के कारण, उसके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण नंद कभी भी जो है बुद्ध के शिष्य नहीं बनेंगे। लेकिन यही होता है कि नंद भी सुंदरी को छोड़कर चला जाता है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सावित्री को महेंद्रनाथ छोड़कर चला जाता है। ये और बात है कि नाटक के अंत में वो वापस आ जाता है। तो ये जो स्त्री पुरुष संबंधों का जो तनाव है, वो तनाव एक तरह से आधुनिक जीवन की समस्या है और वो इनके मोहन राकेश के सभी नाटकों में दिखाई देता है। यहाँ तक कि अंधेरे बंद कमरे नामक उनका उपन्यास है, उसमें भी हम इस समस्या को देखते हैं। तो उन्हें यह लगता है कि शायद ये जो आधुनिक जीवन शैली है, इस आधुनिक जीवन शैली में स्त्री पुरुष संबंधों में जो बदल रहे हैं, उस बदलते हुए संबंधों में ये तनाव स्वाभाविक है। लेकिन एक चीज़ और जो दिखाई देती है, और वो भी एक तरह से मोहन राकेश की सीमा को उजागर करती है, कि ऐसा लगता है जैसे कि वो हमेशा उनके पुरुष पात्र स्त्री पात्रों को दोष देते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर महेंद्रनाथ तो कुछ नहीं कहता या उसे कुछ कहने का ज़्यादा अवसर नहीं मिलता, लेकिन महेंद्रनाथ के बिहाफ पर, महेंद्रनाथ के तरफ से जुनेजा के माध्यम से काफ़ी बातें कही गई है और एक तरह से यह बताने की कोशिश की गई है कि अगर उस परिवार में विघटन है, अगर महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच संबंधों में इतना तनाव है, अगर सावित्री इस परिवार से छूटकर मुक्त होना चाहती है, तो उसके लिए महेंद्रनाथ नहीं, खुद सावित्री जिम्मेदार है। और इस तरह से जो काम इसमें जुनेजा करता है सावित्री को एक तरह से दोषी करार देने का, वो ये बताता है कि स्त्री के प्रति जितनी सहानुभूति होनी चाहिए, यथार्थ है, यथार्थपरक है, लेकिन जितनी सहानुभूति उसे मिलनी चाहिए थी नाटक के अंदर सावित्री को, वो शायद लेखक की तरफ से नहीं मिली है। यह और बात है कि वो नाटक जिस रूप में उभर कर आता है, दर्शकों को सहानुभूति महेंद्रनाथ के प्रति नहीं होती, बल्कि सावित्री के प्रति होती है, क्योंकि सावित्री ही है जो इस पूरे नाटक के केंद्र में है और जो इस पूरे परिवार को अपनी सारी सीमाओं के बावजूद, उससे मुक्त होने की कोशिश के बावजूद, उस परिवार को अपने कंधों पर उठाए चलती है। वो अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है, अपने पति का भी ध्यान रखती है और इस तरह से सारे तनावों के बावजूद, सारी सीमाओं के बावजूद वही सबसे प्रभावशाली चरित्र के रूप में हमारे सामने आता है। धन्यवाद।